हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे सीआरपीसी में रिमांड के बारे में तथा 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन न पूरा किया जा सके उस संबंध में क्या प्रोसीजर है, क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, रिमांड शब्द सीआरपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। रिमांड शब्द को सीआरपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। यदि पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाता है तो मजिस्ट्रेट या पुलिस अभिरक्षा पुलिस कस्टडी में या तो न्यायिक अभिरक्षा जुडिशियल कस्टडी में जैसा उचित समझे आदेश दे सकता है। इस प्रकार के आदेश प्रचलित भाषा में रिमांड कहलाते हैं। जो इस तरह के आदेशें होती हैं वो प्रचलित भाषा में रिमांड कहलाते हैं। देखिए, सीआरपीसी की धारा 57 के अनुसार बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया व्यक्ति 57 के अकॉर्डिंग बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया व्यक्ति 24 घंटे से अधिक समय के लिए रोका नहीं जा सकता, उसे निरुद्ध नहीं किया जा सकता है। देखिए, इसमें एक केस है खत्री वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1981 सुप्रीम कोर्ट का। खत्री वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1981 सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारण किया कि पुलिस अधिकारी 24 घंटे बाद पुलिस अभिरक्षा में प्रतिप्रेषण यानी आदेश रिमांड के ऑर्डर को रखना अवैध माना जाएगा। कहा गया इसमें कि 24 घंटे बाद पुलिस अभिरक्षा में प्रतिप्रेषण आदेश के ऑर्डर को रखना अवैध माना जाएगा। अतः पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन के लिए अभियुक्त को लंबी अवधि तक निरुद्ध करना अपराध समझता है। अतः पुलिस अधिकारी अन्वेषण हेतु अभियुक्त को लंबी अवधि तक निरुद्ध करना अपराध समझता है तो इस हेतु संहिता की धारा 167 के अधीन अधिकारी से निरोध आदेश प्राप्त करेगा। इसके लिए पुलिस अधिकारी निम्नलिखित कार्य करेगा। पहला पॉइंट देखिए, वह निकटतम व्यक्ति दंडाधिकारी के पास अभियुक्त के दंडाधिकारी के पास भेजेगा, चाहे उसे उस अपराध की जांच या विचारण करने की अधिकारिता हो या ना हो। चाहे उस अपराध की जांच या विचारण करने की अधिकारिता हो या ना हो, ये मैटर नहीं करता है। देखिए, दूसरा पॉइंट, केस डायरी को भेजेगा, उसके साथ में केस डायरी को भी भेजेगा। निकटतम दंडाधिकारी चाहे उस मामले के विचारण की अधिकारिता हो या ना हो, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की समय समय पर 15 दिन के लिए अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित कर सकता है। देखिए, एक केस है। देखिए, हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। लॉ कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि बस आप एक बार में सुने और आपको आ जाए। इसको बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार इसको रिवाइज करना पड़ता है। देखिए, एक केस है SBI वर्सेस EG कुलकर्णी का है। SBI वर्सेस EG कुलकर्णी के मामले में धारा 160 सेक्शन 167 में वर्णित अभिरक्षा का अर्थ पुलिस अभिरक्षा से है। सेक्शन 167 में वर्णित अभिरक्षा का अर्थ, कस्टडी का अर्थ पुलिस कस्टडी से है। धारा 167 को छोड़कर कहीं भी सीआरपीसी में अभिरक्षा शब्द का अर्थ न्यायिक अभिरक्षा से लगाया जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए, सेक्शन 67 को छोड़कर कहीं भी सीआरपीसी में अभिरक्षा शब्द का अर्थ न्यायिक अभिरक्षा से लगाया जाएगा। यदि निकटतम अधिकारी को मामले के विचारण की अधिकारिता नहीं है, तो अगर उसे लगता है कि अभियुक्त व्यक्ति को और लंबे समय तक के लिए रखना आवश्यक है, तो उस मामले में
तो उस मामले में सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा, जो उसकी अधिकारिता रखता हो ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। अब देखिए सेक्शन 167 के सब क्लॉज 2 के प्रोवाइजो के अकॉर्डिंग सेक्शन 167 की उपधारा 2 के परंतु के अनुसार सक्षम दंडाधिकारी अभियुक्त व्यक्ति को 15 दिन की अवधि से आगे के लिए 15 दिन की अवधि से आगे के लिए न्यायिक अभिरक्षा जुडिशियल कस्टडी में प्राधिकृत कर सकता है, जब मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार है, परंतु ऐसी न्यायिक अभिरक्षा में निरोध की अवधि निम्न सीमा को पार नहीं करेगी। कौन सी सीमा को पार नहीं करेगी वो देखते हैं। 90 दिन उन मामलों में जहां अन्वेषण किसी ऐसे अपराध से संबंधित है। 90 दिन उन मामलों में जहां इन्वेस्टिगेशन किसी ऐसे अपराध से संबंधित है जिसके लिए मृत्युदंड, आजीवन कारावास या कम से कम 10 वर्ष तक की अवधि का कारावास है। देखिए एक बार फिर से इसको देख लीजिए। 90 दिन उन मामलों में जहां इन्वेस्टिगेशन किसी ऐसे अपराध से संबंधित है जिसके लिए मृत्युदंड, आजीवन कारावास या कम से कम 10 वर्ष तक की अवधि का कारावास है। देखिए सेकंड पॉइंट, 60 दिन जब इन्वेस्टिगेशन किसी अन्य अपराध से संबंधित है। 60 डेज जब इन्वेस्टिगेशन किसी अन्य अपराध से संबंधित है। देखिए उपरोक्त अवधि के व्यतीत हो जाने के बाद, उपरोक्त समय यानी अवधि के व्यतीत हो जाने के बाद यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति उपरोक्त समय अवधि के व्यतीत हो जाने के बाद यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत को तैयार हो, अगर जमानत को तैयार है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। देखिए एक केस इसमें और है, हुस्न आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1981 सुप्रीम कोर्ट का। देखिए इसको आप लोगों को नोट करना है, नोट कर लीजिए। हुस्न आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1981 सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जैसे ही 90 या 60 दिन का समय बीत जाता है के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जैसे ही 90 या 60 दिन का समय बीत जाता है, दंडाधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह अभियुक्त को बताए कि वह जमानत पर छूटने का अधिकारी है। इसमें 90 या 60 दिन का समय बीत जाता है, दंडाधिकारी का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह अभियुक्त को बताए कि वह जमानत पर छूटने का अधिकारी है। वो बताएगा तभी तो वो जमानत लेगा। देखिए और एक केस है, असमल बाबूलाल देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1992 सुप्रीम कोर्ट। लिख लीजिए आप लोग, असलम बाबूलाल देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1992 सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि किसी अभियुक्त को नियत अवधि के भीतर आरोप पत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण जमानत पर छोड़ दिया जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसे अध्याय 33 की धारा 437 के अंतर्गत चैप्टर 33 की सेक्शन 437 के अंतर्गत गुड़ावगुड़ पर जमानत पर छोड़ दिया गया है और उसको जमानत केवल इस आधार पर रद्द नहीं की जा सकती है और उसकी जमानत इस आधार पर रद्द नहीं की जाएगी कि पुलिस अधिकारी ने आरोप पत्र को प्रस्तुत कर दिया है। यदि पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करता है और कोई निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं है
यदि पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करता है और कोई निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं है तो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा और कार्यपालक मजिस्ट्रेट चाहे तो अधिकतम 7 दिन तक 7 डेज तक के लिए पुलिस कस्टडी में प्रतिप्रेषित कर सकता है, पुलिस कस्टडी में रख सकता है। कितने दिनों के लिए? 7 दिनों के लिए, 7 डेज के लिए। देखिए, परिवाद मजिस्ट्रेट के समक्ष होता है, परिवाद मजिस्ट्रेट के समक्ष होता है, मौखिक व लिखित दोनों होता है, मौखिक व लिखित दोनों होता है। ये प्री के क्वेश्चन भी बनते हैं कि परिवाद क्या कैसे होते हैं, तो मौखिक या लिखित दोनों हो सकते, मौखिक हो सकते हैं कि लिखित हो सकते हैं, तो मौखिक लिखित दोनों होते हैं। परिवाद हमेशा कार्यवाही करने की दृष्टि से किया जाता है, परिवाद हमेशा कार्यवाही करने की दृष्टि से किया जाता है। पुलिस रिपोर्ट इसमें शामिल नहीं है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट इसमें शामिल नहीं है। देखिए, परिवाद इस संहिता के अधीन प्रावधानों के अंतर्गत आता है, परिवाद इस संहिता के अधीन प्रावधानों के अंतर्गत आता है अगर परिवाद किया जाता है, अगर परिवाद किया जाता है तो मजिस्ट्रेट कार्यवाही करने के लिए बाध्य होता है। अगर परिवाद किया गया है तो मजिस्ट्रेट कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगा। मजिस्ट्रेट के पास 2 विकल्प हैं, संज्ञान ले सकता है, तुरंत ले। मजिस्ट्रेट के पास 2 विकल्प हैं, संज्ञान ले सकता है तो तुरंत ले, या नहीं भी ले सकता है तो 156 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत, अगर नहीं ले सकता है तो 156 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत पुलिस को आदेश दे सकता है। 156 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत पुलिस को आदेश दे सकता है यदि मजिस्ट्रेट संज्ञान अपराध का अन्वेषण करते हैं, यदि मजिस्ट्रेट संज्ञान अपराध का अन्वेषण करते हैं पर असंज्ञेय पाता है, अन्वेषण करता है, संज्ञेय ना होके संज्ञेय अपराध का अन्वेषण करते हैं और असंज्ञेय पाता है और पुलिस को रिपोर्ट देता है तो मजिस्ट्रेट परिवादी है, और जो रिपोर्ट करता है वो परिवाद है। देखिए, फिर एक बार इसको समझ लीजिए, इसमें क्या दिया है। देखिए, मजिस्ट्रेट के पास 2 विकल्प हैं, पहला तो संज्ञान ले सकता है तो तुरंत ले, और या अगर नहीं भी ले सकता है तो 156 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत एक अंदर पुलिस को आदेश दे सकता है। मजिस्ट्रेट यदि संज्ञेय अपराध का अन्वेषण करता है, पर असंज्ञेय अपराध पाता है, संज्ञेय अपराध का अन्वेषण करता है लेकिन असंज्ञेय अपराध निकल जाता है और पुलिस को रिपोर्ट करता है तो मजिस्ट्रेट परिवादी कहलाएगा। इस स्थिति में मजिस्ट्रेट परिवादी कहलाएगा और जो रिपोर्ट है वह परिवाद कहलाएगा। अब देखिए, इसमें देख लेते हैं, परिवादी वह है, एक पॉइंट है, परिवादी कौन है? परिवादी वह है जो कोर्ट के सामने कोई भी व्यक्ति परिवाद को दाखिल कर सकते हैं, कोर्ट भी परिवाद दाखिल कर सकती है, देखिए, परिवाद किसी अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही मजिस्ट्रेट के समक्ष 2 प्रकार से की जा सकती है, पहला फर्स्ट देखिए, राज्य सरकार की ओर से पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा, पहला था राज्य सरकार की ओर से, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा। सेकंड है और दूसरे किसी व्यक्ति के द्वारा, देखिए, पुलिस अधिकारी आरोप पत्र पेश करके कार्यवाही आरंभ करवाती है, पुलिस अधिकारी आरोप पत्र पेश करके कार्यवाही आरंभ करवाती है, अन्य व्यक्ति परिवाद करके कार्यवाही आरंभ करते हैं, अब देखते हैं परिवाद क्या है, नोट कर लीजिए, परिवाद क्या है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2D परिवाद को परिभाषित करती है, कंप्लेंट को परिभाषित करती है। धारा 2D के अनुसार
जब कोई व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप से मजिस्ट्रेट के समक्ष यह अभिकथन करता है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, कोई अपराध किया है और वह यह चाहता है कि उसके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार उचित कार्यवाही किया जाए, तब उसका ऐसा कहना या करना परिवाद करना कहा जाता है, किंतु इसमें पुलिस द्वारा किया गया चालान नहीं आता है। एक बार फिर देख लीजिए, सीआरपीसी की धारा 2D परिवाद को परिभाषित करती है। सेक्शन 2D के अकॉर्डिंग जब कोई व्यक्ति ओरल या रिटेन रूप से मजिस्ट्रेट के समक्ष यह अभिकथन करता है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, कोई अपराध किया है और वह यह चाहता है कि उसके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार उचित कार्यवाही किया जाए, तब उसका ऐसा कहना या करना परिवाद करना कहा जाता है, किंतु इसमें पुलिस द्वारा किया गया चालान नहीं आता है। देखिए, सेक्शन 2D के स्पष्टीकरण क्या कह रहा है, यह स्पष्ट करता है कि यदि संज्ञेय मामले में अन्वेषण करके पुलिस अधिकारी, इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस ऑफिसर केवल असंज्ञेय अपराध के बारे में रिपोर्ट देता है, तो वह रिपोर्ट परिवाद समझा जाएगा और पुलिस अधिकारी को परिवादी समझा जाएगा। देखिए, परिवाद के आवश्यक तत्व एसेंशियल ऑफ कंप्लेंट्स। सेक्शन 2D का विश्लेषण करने पर परिवाद के निम्नलिखित आवश्यक तत्व स्पष्ट होते हैं। सेक्शन 2D का एनालाइज करने पर परिवाद के निम्नलिखित आवश्यक तत्व स्पष्ट होते हैं। देखिए, फर्स्ट देखिए, परिवाद केवल मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है। सेकंड देखिए, परिवाद मौखिक या लिखित किसी भी रूप में हो सकता है, ओरल या रिटन दोनों तरह से हो सकता है। किसी भी शिकायत को तब तक परिवाद नहीं माना जाता है जब तक वह शिकायत कोई अपराध गठित नहीं कर देता है जो विधि द्वारा दंडनीय अपराध का होना जरूरी है परिवाद करने के लिए। थर्ड पॉइंट देखिए, परिवाद संबंधी संहिता में उपबंधित रीति से की जानी चाहिए। देखिए, फोर्थ है, परिवाद में प्रार्थना होना चाहिए कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध उचित कार्यवाही करे, केवल सूचना देना पर्याप्त नहीं है। देखिए, एक बार फिर देख लीजिए, परिवाद में प्रार्थना होना चाहिए कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध उचित कार्यवाही करे, केवल सूचना देना पर्याप्त नहीं है। लेकिन नेक्स्ट देख लीजिए, पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट को परिवाद नहीं माना जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। उसे परिवाद उसी अवस्था में माना जा सकता है जबकि इन्वेस्टिगेशन के पश्चात असंज्ञेय अपराध का घटित होना प्रकट होता है। देखिए, एक बार फिर से, पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट को परिवाद नहीं माना जाता है, उसे परिवाद उसी अवस्था में माना जा सकता है जबकि अन्वेषण के पश्चात असंज्ञेय अपराध का घटित होना प्रकट होता है। अब देखिए, नेक्स्ट पे देख लीजिए, परिवादी कौन है? हु कैन कंप्लेन? जो व्यक्ति मजिस्ट्रेट को कार्यवाही करने के लिए कहता है या प्रार्थना करता है, वही परिवादी होता है। जो व्यक्ति मजिस्ट्रेट को कार्यवाही करने के लिए प्रार्थना करता है, वही परिवादी होता है। यदि किसी कर्मचारी ने अपने अधिकारी को सूचना दिया है और अधिकारी ने उस शिकायत को मजिस्ट्रेट के यहाँ उचित कार्यवाही के लिए भेजा है, तो यहाँ पर परिवादी कर्मचारी नहीं होगा,
तो यहाँ पर परिवादी कर्मचारी नहीं होगा, बल्कि वह अधिकारी होगा जिसने मजिस्ट्रेट को वह प्रार्थना पत्र भेजा है, तो वो होगा। अब देखिए परिवाद कौन कर सकता है। परिवाद कोई भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिसे उस अपराध के बारे में ज्ञान हो। परिवाद कोई भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिसे उस अपराध के बारे में ज्ञान हो। यह आवश्यक नहीं है कि उसे व्यक्तिगत रूप से उसका ज्ञान हो। यदि उसे अपराध के बारे में ज्ञान किसी अन्य व्यक्ति से हुआ है तब भी वह परिवाद कर सकता है। देखिए एक बार फिर देख लीजिए, आप लोगों को अच्छे से एक ऑडियो को सुनते ही आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, ताकि ज़्यादा आपको ना मेहनत करनी पड़े। देखिए परिवाद कौन कर सकता है। परिवाद कोई भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिसे उस अपराध के बारे में ज्ञान हो। यह आवश्यक नहीं है कि उसे व्यक्तिगत रूप से उसका ज्ञान हो। यदि उसे अपराध के बारे में ज्ञान किसी अन्य व्यक्ति से हुआ है तब भी वह परिवाद कर सकता है। परंतु कुछ अपराध ऐसे हैं जिनके लिए कुछ विशेष व्यक्ति ही परिवाद कर सकते हैं, जिसका वर्णन दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा सेक्शन 195, 198, 199 में किया गया है, जो इस प्रकार है। देखिए फर्स्ट सेक्शन 195 के सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग CRPC के सेक्शन 172 से 188 में वर्णित अपराधों के विषय में वही लोक सेवक परिवाद कर सकता है जिसके आदेशों के संबंध में अपराध हुए हैं, या ऐसे लोक सेवक के वरिष्ठ अधिकारी भी ऐसा कर सकते हैं। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, धारा 195 की उपधारा 1 के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 172 से 188 में वर्णित अपराधों के विषय में वही लोक सेवक परिवाद कर सकता है जिसके आदेशों के संबंध में अपराध हुए हैं, या ऐसे लोक सेवक के वरिष्ठ अधिकारी भी ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, धारा 195 की उपधारा 2 सेक्शन 195 के सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग CRPC की सेक्शन 193 से 196, 199, 200, सेक्शन 205 एंड 211, 228, 463, 471, 475 तथा 476 के अंतर्गत अपराध का परिवाद वही न्यायालय कर सकता है जिसके न्यायालय में ये अपराध हुए हैं। देखिए फिर से एक बार देखिए, धारा 195 की उपधारा 2 के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 193 से 196, 199, 200, धारा 205 से 211, 228, 463, 471, 475 तथा 476 के अंतर्गत अपराध का परिवाद वही न्यायालय कर सकता है जिसके न्यायालय में ये अपराध हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखिए पॉइंट, सेक्शन 198 और सेक्शन 99 की सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग धारा 198 और धारा 199 की उपधारा 1 के अनुसार विवाह और मानहानि संबंधी अपराधों के लिए क्रमशः CRPC की धारा 493 से 498, 493 से 498 तथा 499 से धारा 4 सेक्शन 502 में वर्णित है के बारे में परिवाद केवल वही व्यक्ति करेगा जो अपराध से पीड़ित हो। फिर से एक बार देख लीजिए, विवाह और मानहानि संबंधी अपराधों के लिए
क्रमशः सीआरपीसी की धारा 493 से 498 तथा 499 से 502 में वर्णित हैं के बारे में परिवाद केवल वही व्यक्ति करेगा जो अपराध से पीड़ित हो, परंतु यदि ऐसा व्यक्ति पागल है या अवयस्क है या प्रदानशील स्त्री है या बीमार है या रोगी है तो न्यायालय की अनुमति से कोई अन्य व्यक्ति भी उसकी ओर से परिवाद कर सकता है। एक बार फिर इसका प्रोवाइजो देख लीजिए। यदि ऐसा व्यक्ति पागल है या अवयस्क है या प्रदानशील स्त्री है या बीमार है, रोगी है तो न्यायालय की अनुमति से कोई अन्य व्यक्ति भी उसकी ओर से परिवाद कर सकता है। देखिए अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कंप्लेंट एंड इन्फॉर्मेशन। परिवाद और सूचना में क्या अंतर है। देखिए परिवाद और सूचना में अंतर यह है कि परिवाद द्वारा कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट से कार्यवाही करने के लिए प्रार्थना करता है किंतु सूचना में मजिस्ट्रेट को अपराध के होने के विषय में बताया जाता है, आगे कोई प्रार्थना नहीं की जाती है। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। परिवाद और सूचना में अंतर यह है कि परिवाद द्वारा कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट से कार्यवाही करने के लिए प्रार्थना करता है किंतु सूचना में मजिस्ट्रेट को अपराध के होने के विषय में बताया जाता है, आगे कोई प्रार्थना नहीं की जाती है। देखिए पहला पॉइंट, परिवाद किए जाने पर मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी के अनुसार कार्यवाही करना आवश्यक होता है। परिवाद किए जाने पर मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार कार्यवाही करना आवश्यक होता है किंतु सूचना मिलने पर वह चाहे तो कार्यवाही करे या ना करे, परिवाद और प्रथम सूचना में रिपोर्ट ही था। देखिए परिवाद और प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंतर। परिवाद मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है जबकि एफआईआर थाने के भार साधक अधिकारी को की जाती है। देखिए परिवाद संज्ञेय व असंज्ञेय दोनों अपराधों में होता है। दोनों अपराधों के मामलों में होता है, जबकि एफआईआर सदैव संज्ञेय मामलों में ही लिखवाई जाती है, केवल संज्ञेय मामलों में ही कराई जाती है एफआईआर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, परिवाद मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना पुलिस अधिकारी अन्वेषण की कार्यवाही नहीं कर सकता है। परिवाद में मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना पुलिस अधिकारी अन्वेषण की कार्यवाही नहीं कर सकता है, जबकि एफआईआर की दशा में पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ही इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर सकता है, अन्वेषण कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, परिवाद दाखिल करते ही उस मामले में मजिस्ट्रेट को संज्ञान प्राप्त हो जाता है। परिवाद दाखिल करते ही उस मामले में मजिस्ट्रेट को संज्ञान प्राप्त हो जाता है, जबकि एफआईआर लिखवाने से मजिस्ट्रेट को संज्ञान प्राप्त नहीं होता है। अब देखिए परिवाद कैसे किया जाता है। हाउ इज द कंप्लेंट कैसे किया जाता है। परिवाद प्रस्तुत करने पर मजिस्ट्रेट क्या कार्यवाही कर सकता है, ये देखिए आप लोगों को समझ में अगर आ रहा है तो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो नहीं समझ में आ रहा है, जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा, आप वो लोग कमेंट में कर दीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। देखिए परिवाद कैसे किया जाता है। परिवाद प्रस्तुत करने पर मजिस्ट्रेट क्या कार्यवाही कर सकता है। सामान्यतः परिवादी को स्वयं उपस्थित होकर मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह कोई कार्यवाही करने से पहले मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह कोई कार्यवाही करने से पहले परिवादी का उसी समय बयान ले ले, लेकिन जहां ऐसा बयान आवश्यक नहीं है, जैसे जहां परिवाद न्यायालय या किसी लोक सेवक ने
न्यायालय या किसी लोक सेवक ने अपनी सरकारी कार्य करने की हैसियत से, अपने सरकारी कार्य करने की हैसियत में किया है, वहाँ परिवाद किसी अन्य व्यक्ति या डाक द्वारा भिजवाया जा सकता है। डाक द्वारा भिजवाया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 200 के अनुसार जब मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई परिवाद पेश किया जाता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई परिवाद पेश किया जाता है और वह उस पर स्वयं कार्यवाही करना चाहता है, तब वह परिवादी की, और यदि कोई साक्षी उपस्थित है तो उसकी शपथ पर परीक्षा करेगा। यदि परीक्षा का सारांश लिखेगा और उस पर परिवादी, साक्षी और मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर होंगे। एक बार इसको फिर से देख लीजिए ताकि आप लोगों को एकदम से क्लियर हो जाए। सामान्यतः परिवादी को स्वयं उपस्थित होकर मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह कोई कार्यवाही करने से पहले परिवादी का उसी समय बयान ले। लेकिन जहां ऐसा बयान आवश्यक नहीं है, जैसे जहां परिवाद न्यायालय या किसी लोक सेवक ने अपनी सरकारी कार्य करने की हैसियत में किया है, वहां परिवाद किसी अन्य व्यक्ति या डाक द्वारा भिजवाया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अनुसार जब मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई परिवाद पेश किया जाता है और वह उस पर स्वयं कार्यवाही करना चाहता है, तब वह परिवादी की, और यदि कोई ऐसी साक्षी उपस्थित है तो उसकी शपथ पर परीक्षा करेगा। ऐसी परीक्षा का सारांश लिखेगा और उस पर परिवादी, साक्षी और मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर होंगे। परंतु यदि परिवाद लिखित रूप में किया गया है तो निम्नलिखित दशाओं में परिवादी की परीक्षा करना आवश्यक नहीं है। यदि परिवाद लिखित रूप में किया गया है तो निम्नलिखित दशाओं में परिवादी की परीक्षा करना आवश्यक नहीं है। देखिए पहला पॉइंट, यदि परिवाद किसी लोक सेवक ने अपने सरकारी पद के कर्तव्यों के अनुपालन में किया है या किसी न्यायालय ने किया है तो आवश्यक नहीं है। सेकंड देखिए, यदि मजिस्ट्रेट जांच या विचारण के लिए मामले को धारा 192 के अधीन 192 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले कर देता है, तब भी नहीं होगा। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू 201 के अनुसार, इसमें है धारा 201 के अनुसार, यदि परिवाद ऐसे व्यक्ति को किया जाता है जो उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है। धारा 201 के अनुसार यदि परिवाद ऐसे मजिस्ट्रेट को किया जाता है जो उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है, तो मजिस्ट्रेट ऐसी परिस्थिति में निम्नलिखित कार्यवाही करेगा। यदि परिवाद ऐसे मजिस्ट्रेट को किया जाता है जो उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है, तो मजिस्ट्रेट ऐसी परिस्थिति में निम्नलिखित कार्यवाही करेगा। देखिए फर्स्ट, यदि परिवाद लिखित है तो मजिस्ट्रेट परिवाद को अपने इस पृष्ठांकन के साथ लौटा देगा कि वह उसको समुचित न्यायालय में प्रवेश करे, और ऐसी दशा में उसे परिवादी और साक्षियों की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, आप लोगों को एकदम से क्लियर हो जाए। यदि परिवाद लिखित है तो मजिस्ट्रेट परिवाद को अपने इस पृष्ठांकन के साथ लौटा देगा कि वह उसको समुचित न्यायालय में प्रवेश करे, और ऐसी दशा में उसे परिवादी और साक्षियों की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड देखिए, यदि परिवाद मौखिक है तो वह परिवादी को समुचित न्यायालय में जाने का निर्देश देगा। अब देखिए नेक्स्ट है आदेशिका के जारी किए जाने को मुलतवी करना, धारा 202। देखिए डिलेइंग रिलीज टू ऑर्डर, सेक्शन 202। यदि मजिस्ट्रेट
धारा 200 के अंतर्गत परिवादी और साक्ष्यों की परीक्षा करने और उसके सारांश को लेखबद्ध करने के पश्चात यदि मजिस्ट्रेट धारा 200 के अंतर्गत परिवादी और साक्ष्यों की परीक्षा करने और उसके सारांश को लेखबद्ध करने के पश्चात उचित समझता है तो यह विनिश्चित करने के लिए अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है अथवा नहीं, आदेशिका का जारी किया जाना मुलतवी कर सकता है और चाहे तो स्वयं मामले की जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करने के लिए आदेश दे सकता है। एक बार और आप लोग देख लीजिए, हम बार बार इसको रिपीट कर दे रहे हैं कि आप लोगों को एकदम से समझ में आ जाए, एकदम क्लियर हो जाए, कि आपको बार बार उसमें प्रॉब्लम ना हो, कंफ्यूज ना हो आप लोग। आदेशिका के जारी किए जाने को मुलतवी करना धारा 202। यदि मजिस्ट्रेट धारा 200 के अंतर्गत परिवादी और साक्ष्यों की परीक्षा करने और उसके सारांश को लेखबद्ध करने के पश्चात उचित समझता है तो यह विनिश्चित करने के लिए अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है अथवा नहीं, आदेशिका का जारी किया जाना मुलतवी कर सकता है और चाहे तो स्वयं मामले की जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करने के लिए आदेश दे सकता है। अब देखिए नेक्स्ट, परिवाद का खारिज किया जाना, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट, परिवाद का खारिज किया जाना धारा 202। धारा 200 है ये, परिवाद का खारिज किया जाना। धारा 200 के अंतर्गत 200 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा परिवादी और साक्षी की शपथ पर की गई परीक्षा। धारा 200 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा परिवादी और साक्षी की शपथ पर की गई परीक्षा तथा 202 के अधीन तथा 202 के अधीन जांच एवं अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन के पश्चात मजिस्ट्रेट की यह राय है कि परिवाद पर आगे कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह परिवाद को खारिज कर देगा। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए इसको भी। धारा 200 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा परिवादी और साक्षी की शपथ पर की गई परीक्षा तथा धारा 202 के अधीन जांच एवं अन्वेषण के पश्चात मजिस्ट्रेट की यह राय है कि परिवाद पर आगे कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह परिवाद को खारिज कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, धारा 202 की उपधारा 4 के अंतर्गत आदेशिका जारी करने के लिए परिवादी द्वारा कोई फीस देय है और उचित समय के लिए परिवादी द्वारा अंदर फीस का संदाय नहीं देता है तो मजिस्ट्रेट परिवाद को खारिज कर सकता है। धारा 202 की उपधारा 4 के अंतर्गत आदेशिका जारी करने के लिए परिवादी द्वारा कोई फीस देय है और उचित समय के अंदर फीस का संदाय नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट परिवाद को खारिज कर सकता है। यदि कोई परिवाद एक बार खारिज कर दिया जाता है तो उन्हीं तथ्यों के आधार पर दूसरा परिवाद तब किया जा सकता है जब निम्नलिखित परिस्थिति हो, कुछ नए साक्ष्य का पता लगा हो जिसे पहले परिवादी उचित सावधानी बरतने पर भी पेश नहीं कर सका था। जब पहले आदेश में कोई स्पष्ट गलती मालूम होती है, अन्य कोई असाधारण परिस्थितियां यदि परिवादी की अनुपस्थिति के कारण खारिज कर दिया गया है तो उन्हीं तथ्यों पर दूसरा परिवाद दाखिल किया जा सकता है। देख लीजिए, एक बार फिर देख लीजिए, यदि कोई परिवाद एक बार खारिज कर दिया जाता है तो उन्हीं तथ्यों के आधार पर दूसरा परिवाद तब किया जा सकता है जब निम्नलिखित ये परिस्थितियां हों, कुछ नए साक्ष्य का पता लगा हो जिसे पहले परिवादी उचित सावधानी बरतने पर भी पेश नहीं कर सका था, जब पहले आदेश में कोई स्पष्ट गलती मालूम होती हो या अन्य कोई असाधारण परिस्थितियां हों, यदि परिवादी
यदि परिवादी की अनुपस्थिति के कारण खारिज कर दिया जाता है तो उन्हीं तथ्यों पर दूसरा परिवाद दाखिल किया जा सकता है। अब देखिए लिस्ट टू ऑर्डर है सेक्शन 202। हाँ, अब देखिए आदेशिका का जारी किया जाना धारा 200। धारा 200 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के द्वारा परिवादी और साक्षी की परीक्षा करने, साक्ष्य के सारांश, देखिए फिर से एक बार, धारा 200 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के द्वारा परिवादी और साक्षी की परीक्षा करने, साक्ष्य के सारांश को लेखबद्ध करने तथा धारा 200 के अंतर्गत जांच एवं अन्वेषण के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहेगा। यदि मामला समन मामला प्रतीत होता है, पहला देखिए, यदि मामला समन मामला प्रतीत होता है तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए समन जारी करेगा। यदि मामला वारंट मामला प्रतीत होता है तो अभियुक्त को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए वारंट जारी कर सकता है या वारंट की जगह समन भी जारी कर सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग 1 से 2 बार भी इस ऑडियो को सुन लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। हाँ, ये है कि रिवाइज करते रहिएगा, नहीं तो भूल जाता है। थैंक यू गाइज। अगर आप लोगों को पसंद आया हो ऑडियो तो आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट ऑडियो में हम लोग बात करेंगे संज्ञान के बारे में। संज्ञान से आप क्या समझते हैं, संज्ञान के बारे में ही बातें करेंगे।